नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। और इससे पहले के यदि आपने पिछले 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जाकर देखें, वहाँ भी हमने रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया है। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में आने वाले दिनों में बन सकते हैं। आपको जैसा कि पता है कि आपको यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए मात्र 14 दिन शेष बचे हैं। दोस्तों, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, यहाँ से आपको सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं आज की क्लास की तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। जैसे 19 नंबर में कहा है प्रश्न में विषम विकल्प क्या है, और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा, आकाश, गंगा और पृथ्वी, इनके बीच का सही व्यन आरेख क्या होगा। तो इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और इसी के साथ आप सभी को एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि हमारे प्यारे भारत के जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें आज रात में लगभग 1 बजे के आसपास उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। प्यारे दोस्तों, अगर गोल्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अरशदीन के पास गया है। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। उनके बारे में भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और हम सभी को प्रेरणा देते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने रात में जो खेल दिखाया है उसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है कि अंतिम दिनों में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ क्लास के अंत तक। शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। और उससे पहले आपको बता देते हैं कि यार अपना ये जो YouTube का एल्गोरिथम है वो कह रहा है कि अपने चैनल पर ना सब्सक्राइब करने यानी नोट सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या है वो 79.6% है। यानी 80% ऐसे साथी हैं जो क्लासेस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और चलिए इसी के साथ आपके लिए एक और खुशखबरी ये है कि पीडीएफ अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ढेर सारी पीडीएफ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ आज का पहला प्रश्न आप सभी प्यारे दोस्तों बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा? एक बार फिर से नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। तो दोस्तों, लक्ष्मण को मान लेते हैं हम, यहाँ से चलता है, पश्चिम की ओर चला है। हमेशा हमें पता है कि दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, ईस्ट, उसके बाद में यहाँ पे वेस्ट, नीचे की ओर साउथ, ऊपर की ओर नॉर्थ। तो कौन सी दिशा में गया? पश्चिम में गया है और दूरी उसने मात्र 15 किलोमीटर की तय की है। और उसके बाद दोस्तों उसने बोला है कि वह बाएं मुड़ जाता है। अच्छा, अब इसका मुख पश्चिम दिशा में है तो बाएं मुड़ेगा कहाँ पे जाएगा? आप कहोगे सर दक्षिण में जाएगा, और दक्षिण में जाकर के उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखो, 15 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ा है तो फिर 20 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो बोला फिर पूर्व की दिशा की ओर जाता है। अब साथियों वो यहाँ से कहाँ पे जा रहा है? पूर्व दिशा में। और दोस्तों वो कह रहा है कि इस दौरान उसने दूरी कितनी तय की है? इस दौरान उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। वह पूर्व की दिशा की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर आगे चला। अब दोस्तों उसने कहा अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साथियों यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा, यानी पूर्व में मुख है तो उत्तर में चला जाएगा और दूरी वो कितनी तय करेगा? 20 किलोमीटर की। प्रश्न में पूछा हुआ अपने घर से कितनी दूर है। साथियों घर से कहाँ से चलना शुरू किया था? मतलब यहाँ से, जहाँ से नीला कलर है। अब वो पहुँचा कहाँ पे है? यहाँ पे। और ये हमें दूरी बतानी है कितनी है। अगर हमें पता है कि सम्मुख भुजाएं समान हैं तो ये नीचे की सम्मुख भुजाएं भी समान होगी। अगर ये 15 यहाँ पे आ गई तो शेष 25 में से 15 जाएगी, कितनी बचेगी? 10। कितनी बचेगी साथियों? 10। तो आप कह पाओगे अपने घर से वो कितने दूर है? सर 10 किलोमीटर दूर स्थित है। जो लक्ष्मण है वो अपने घर से कितने दूर है? मेरे प्यारे भाई याद रखेंगे आप लोग, वो 10 किलोमीटर दूर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए इसी के साथ आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 3 मार्च 2020 को मंगलवार है। प्रश्न में क्या कह दिया है कि जो 3 मार्च है दोस्त, जो हमारा 3 मार्च है और समय क्या है? 2020 है। समय 2020 है, बोला क्या है? मंगलवार है। याद रखेंगे क्या है? मंगलवार है। प्रश्न में पूछा है कि कैलेंडर में पीछे का मतलब 3 फरवरी का बताना है। 3 फरवरी का बताना है और वो भी 2019 का। क्या बताना है? 2019 का। बताइए कौन सा दिन हो जाएगा? एक प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिए। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं हम कैलेंडर में ऑड दिन यानी विषम दिन निकाल लेते हैं टोटल। अगर हम यहाँ से बात करते हैं 3 मार्च से 3 फरवरी की, 3 मार्च से 3 फरवरी की बात करते हैं तो कितने विषम दिन होंगे? आप कहोगे मार्च से पीछे जाना है सर हमें,
मार्च से अगर पीछे जाना है तो 3 दिन मार्च के, देखो यहाँ पर मार्च के और यहाँ पर फरवरी के, गौर से समझना है, यहाँ पे मार्च के, यहाँ पे फरवरी के। तो दोस्तों मार्च के 3 दिन और फरवरी के कितने, अगर 2020 है याद रखेंगे लीप वर्ष है तो फरवरी के 29 दिन, कितने 29 दिन याद रखेंगे। 3 दिन मार्च के और 29 दिन फरवरी के, टोटल कितने दिन, आप कहोगे सर 32 दिन, कितने दिन 32 दिन। अब साथियों यहाँ पे समझना है आपको, अभी ये तो 2020 था लेकिन हमें जाना कहाँ है 2019 पर। अब दोस्तों हम यहाँ पे अभी पहुँचे हैं 32 दिन पीछे, तो 2020 की 3 फरवरी, कहाँ पर पहुँचे हैं 2020 की 3 फरवरी में पहुँचे हैं 32 दिन पीछे। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर मुझे 3 फरवरी से 3 फरवरी 2019 तक जाना है तो अब कितने दिन शेष हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 365 दिन शेष हैं। कितने हैं मेरे भाई, 365 दिन है। और दोस्तों 32 दिन ये रहे, कितने 32 दिन ये रहे, तो क्यों ना इनको हम 7 से भाग लगा के छोटा कर लें। 365 में भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 32 में भाग जाएगा तो 7 चौके 28, मतलब रिमाइंडर 4 बचेगा। साथियों 4 1 5 ये रिमाइंडर आ रहा है, विषम दिनों का रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो अब बताओ मुझे 2020 से प्यारे साथियों कहाँ पे जाना, 2019, मतलब कैलेंडर में पीछे जाना है। तो ये जो 5 रिमाइंडर आया है इसका क्या करेंगे, आप कहोगे इस मंगलवार में घटाओगे। सर क्या करोगे, इस मंगलवार में घटाओगे। जैसे ही मंगलवार में आप 5 घटाओगे तो प्रश्न का उत्तर गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार। कहीं पर मैंने गड़बड़ कर दी है, अब तो भैया कुछ गड़बड़ हो गई है यार, ठीक है। मंगलवार में 5 घटाओगे तो कौन सा दिन आता है, मंगल से पहले सोम, सोम से पहले अगर देखा जाए तो कौन सा दिन होगा, सोम से पहले हो जाएगा आपका रवि, रवि से पहले हो जाएगा शनि, शनि से पहले क्या हो जाएगा, शनि से पहले हो जाएगा शुक्र। देखो सोम रवि शनि शुक्र, तो अगला 5वां दिन हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार होना चाहिए, कुछ गड़बड़ की है। चलिए एक बार फिर से इसको बैक करके देखते हैं, इसको एक बार पीछे चल के देखते हैं अभी मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ की है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए 3 मार्च 2020 को मंगलवार है, तो हमें कब जाना है, 3 फरवरी 2020। इस ट्रिक से न करके हम दूसरी ट्रिक बताते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आप यहाँ 3 मार्च से 3 मार्च 2019 तक जाओगे, 3 मार्च 2019 तक जाओगे तो कितने दिन होंगे दोस्त बताओ। तो आप यहाँ से कह पाओगे कि 3 मार्च 2019 में अगर हम जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, 3 मार्च 2019 में जाएंगे तो दोस्तों दिन हमारे आएंगे कुल मिलाकर के 365। लेकिन 365 नहीं आएंगे, 365 नहीं आएंगे, एक विषम दिन आएगा चूंकि लीप वर्ष है, फरवरी लीप वर्ष है, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। मार्च से पहले क्या था, फरवरी, तो 366। तो दोस्तों हम सीधा कह सकते हैं 366 के स्थान पर भाग लगा करके कि 2 विषम दिन होंगे। बोलो भाई कितने होंगे, 2 विषम दिन। अब दोस्तों 3 मार्च से हमें वापस 3 फरवरी पर जाना है, 3 मार्च से 3 फरवरी पर जाना है। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे यहाँ से कि 3 मार्च से 3 फरवरी जाना है तो 28 दिन फरवरी के टोटल हो जाते हैं, 28 दिन फरवरी के टोटल हो जाते हैं। लेकिन 28 में हमें जाना कहाँ तक है, 3 मार्च तक। फरवरी 28 की है 2019 की, तो 3 दिन चले गए, कितने बचे, 25 दिन बचे। और मार्च के 3 दिन ये हो गए, मार्च के 3 दिन कितने हो गए, मार्च के 3 दिन ये हो गए, ठीक है, याद रखेंगे। और 2 ये रहे, 2 ये रहे। अब लगाओ, अब लगाओ, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 25 3 28 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, फिर से 2 घटेगा। अब 2 घटेगा मंगलवार में, तो क्या आएगा, मंगल में 2 घटेगा, रविवार आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। वहाँ पे मैंने एक गड़बड़ की थी, चूंकि मैं 3 फरवरी भी ले रहा था और दोस्तों उसके साथ साथ में 28 दिन ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा था कि फरवरी के टोटल 28 दिन ले रहा था, तो वो गड़बड़ कर रहा था। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा साथियों, रविवार बनेगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला गया है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसमें देखिए, आप लोग इसको देखेंगे, लिखा है 46, 46 के बाद में क्या लिखा है, आप कहोगे सर 66, 66 के बाद में मेरे भाई क्या लिखा है 94, 94 के बाद में क्या लिखा है 132, 132 के बाद में क्या लिखा है 182। और हमें अगला नंबर फाइंड आउट करना है, यानी अगला नंबर ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, देखो मैंने बताया है, या तो आप गुणा करो, या तो आप कुछ जोड़ो, या आप कुछ घटाओ। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हो कैलेंडर में, गुणा करने से कुछ हो नहीं रहा है, तो सीधा हम अंतर देख सकते हैं, सीधा अंतर देख सकते हैं। तो 20 का है दोस्त, और आगे देखोगे सीधा अंतर, और आगे देखोगे तो कितने का हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह पाओगे कि अगर यहाँ से हम जोड़ दें 8, 74, 74, 20, 94, यानी दोस्तों 80 का अंतर है, 28 का अंतर है। 66 से 94 पर जाने पर कितना मिलता है, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, 2 बचेगा, यानी 28 का अंतर है। और आगे देखोगे दोस्तों 32 और 6 38, 32 और 6 38 का अंतर है, ठीक है, याद रखेंगे। 32 ये और 6 इसमें, तो 38 का अंतर है। आगे देखोगे प्यारे दोस्तों कितने का है, आगे अंतर देखोगे तो यहाँ से सीधा 50 का अंतर पता चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अब देखो ऐसे समझ में ना आए तो एक बार और नीचे अंतर ले लिया करो। नीचे अंतर लोगे तो यहाँ पे 8 है,
और आगे देखोगे दोस्तों यहाँ पे 10 है, और आगे देखोगे तो यहाँ पे 12 है। तो अगली बार में कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर 14, 8 10 12 14, 2 करके जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप अगली बार में आप लोग क्या करोगे, यहाँ से जो अंतर आएगा वो 64 का आएगा। कितने का? 64 का। तो जैसे ही आप लोग 182 में 64 जोड़ोगे प्यारे दोस्तों 6 आएगा, 8 6 14 की 4 आएगा और 2 यानी 246। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 246 आना चाहिए, 246 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों बोला गया है दिए गए संख्या सेट की संख्याओं के समान आपस में संबंध हो, यानी कि दिए गए संख्या सेट की संख्याओं के समान आपस में संबंध हो, ऐसा कौन सा संबंध ऑप्शन दिखा रहा है? दोस्तों ये हमें एक संख्या सेट दिया है, इसका संबंध बताना है। देखो मैं आपको बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए सीधा इसका लॉजिक बता देता हूँ। इसका जो लॉजिक है प्यारे दोस्तों, इसका जो लॉजिक है कुछ इस प्रकार से लिखा है 8 112, 8 112, ठीक है, 8 112 और उसके बाद में लिखा है 28। देखो अगर हम पहली संख्या का आधा कर दें, पहली संख्या का आधा मतलब 4, और 4 का गुणा अंत वाली संख्या 28 में कर दें, तो प्यारे दोस्तों हमें 112 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 112। तो यही लॉजिक हम लगा के प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम 16 का आधा कर दें, कितना होगा? 8, और लास्ट वाली संख्या का गुणा कर दें तो क्या आंसर आएगा? तो आप कहोगे 6 8 48, 6 8 48 यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। देखो ये इसका 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो ये वाला बनेगा नहीं, ये वाला तो बनेगा नहीं, काट दो। इसके बाद में इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 18 का आधा और गुणा करेंगे 22 का, तो 22 9 में कितना होता है? 198 होता है। बोलो भाई 198। तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, मतलब विकल्प नंबर 2 भी गलत है। अब तीसरे को देखो दोस्तों, 14 का आधा करेंगे 7, गुणा किसका करना है? 52 का करना है। तो करिए, देखिए 52 सत्ते 364 सीधा होता है, करके देख लो। 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 1 36, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों 364, यहाँ पे आपका लॉजिक करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका लॉजिक करेक्ट हो जाएगा। करना क्या था मैं बता देता हूँ। पहली संख्या का आधा करना है, लास्ट वाली संख्या का उसमें गुणा कर देना। पहली संख्या 14 का आधा किया मैंने, 7 आया, उसका गुणा कर दिया 52 में, 364 आंसर आ जाएगा। अब आगे देखोगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पे 6 है, गुणा 24 में करोगे, सॉरी 34 में करोगे, तो 34 का गुणा जैसे ही 6 में करोगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 24 6 18 2 20, यानी 204 आएगा। लेकिन यहाँ पे 216 है जो कि नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही उत्तर है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। और इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दे रखा है। देखिए प्रश्न में कहा है बांग्लादेश का संबंध अगर ढाका से है। क्या बोला है? जो बांग्लादेश है। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, अभी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा जल रहा है, ये भी आपको पता होगा, चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। बांग्लादेश का संबंध किससे है? ढाका से है, ठीक है। और दोस्तों हमें बताना है पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा। आप बताइए पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप कहोगे बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो कौन हो जाती है? इस्लामाबाद हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे? इस्लामाबाद हो जाती है, याद रखेंगे। तो इस्लामाबाद कहाँ पे दे रखी है? ये ऑप्शन नंबर 4 में। और आप सभी को पता होगा, अगर आपने देखा होगा रात का हाईलाइट या रात का मैच, कि पाकिस्तान का ही खिलाड़ी था अरशद नदीम जिसने जीता है। और हमारा बेटा ही है, हमें दुख नहीं होना चाहिए यार, हमारे बेटे ने जीता है गोल्ड मेडल। पापा इस बार सिल्वर से संतुष्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हमने इस बार सिल्वर जीता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में बोला गया है दोस्तों, उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसा कि दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो प्रश्न में सीधा सीधा अक्षर समूह दिया है DFHJ। क्या दे रखा है? DFHJ। प्रश्न का जो संबंध है, इसका जो संबंध है किससे है? MOOS से है, MOOS से है। लेकिन हमसे पूछा है CGG का पूछा है। तो आप बता पाओगे क्या? मुझे बताओ। आप कहोगे देखिए इसमें देखोगे तो स्थानीय मान 4 होता है, यहाँ पे 13 है, ऊपर 6 है, नीचे दोस्तों कितना है? 15 है, ऊपर 8 है, यहाँ पे कितना है? आप कहोगे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कितना है? तो आप यहाँ से कह पाओगे ऊपर 8 था, नीचे 15 था। चलिए यहाँ पे आप लोग कह पाओगे कितना हो जाएगा? S19 पर। देखो अगर आप इसका लॉजिक समझे, तो पहली बार में 9 जुड़ा है, 9 4 13, यहाँ पे 9 6 15, तो दोस्तों यहाँ भी 9 जुड़ा है। क्या हो रहा है? यहाँ भी हमारा 9 जुड़ा है। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 8 जुड़ा है। कितना जुड़ा है? 8 8 7 15 होता है, 8 7 15, सॉरी 8 नहीं 7 जुड़ा है, 7 जुड़ा है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद देखोगे तो 10 और 9 19, 10 9 19, तो यहाँ पे 9 जुड़ा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 9 जोड़ोगे, इसमें 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से 9 जोड़ेगा 12, मतलब L आना चाहिए।
एल से शुरुआत होगी प्रश्न का आंसर 1 और 4 नंबर गलत हो जाएंगे। अब जी को देख लो, जी में भी 9 जुड़ेगा, जी में 9 जुड़ेगा मतलब 7 पे आता है जी, तो 7 9 16 मतलब पी आना चाहिए। फिर से जी है, फिर से जी है तो क्या बोलोगे, जी है प्यारे दोस्तों, तो ये भी 7 है, 7 9 16 नहीं 7 7 14, 7 7 14, कुछ तो गड़बड़ हो गई है दया, कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ मैं बता देता हूँ कहाँ पे हुई है। देखो इसको आपको ओ के स्थान पे क्यू बनाना है, तो ये 7 के स्थान पे 9 जुड़ जाएगा तो क्यू होता है 17 पर, 8 9 17 हो जाएगा। ये मिस टाइपिंग कर दिया है टाइपराइटर, ठीक है भाई, ये मिस टाइपिंग कर दिया है, आप इसको क्यू बना लो, ठीक है। अब हर बार में आपका 9 जुड़ेगा, 11 में 9 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, मतलब टी आना चाहिए लास्ट में, और यहाँ पे डबल पी, एल डबल पी टी, ये आपकी पीडीएफ में सुधार के दे दिया जाएगा। इसको आपको क्यू बनाना है, याद रखेंगे क्या बनाना है, क्यू। तो प्रश्न का उत्तर एल डबल पी टी होना चाहिए, एल डबल पी टी ऑप्शन नंबर 3 में है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक कोडिंग बिल्ड रिलेशन से है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रश्न में बोला है ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो मैं बता देता हूँ जो हैशटैग है, जो प्यारे दोस्तों हैशटैग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहन है, आगे वाली पीछे वाले की बहन है। और इसके बाद में क्या है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री है। इसके बाद में आया है क्या, एंड, ए एंड आया है, ठीक है, याद रखेंगे। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब आगे वाला पीछे वाले का पति है दोस्तों। उसके बाद में आया है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आया है। परसेंटेज का मतलब क्या है बोलोगे, आगे वाला पीछे वाले का पिता है, ठीक है। इस तरह से आपको इतनी कंडीशन ये 4 दी गई हैं, इसके अनुसार प्रश्न सॉल्व करना है। अब देखिए परसेंटेज का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का पिता है, इसको बनाना है इसको, ठीक है। आगे वाले पीछे वाले का पिता है मतलब अर्थात जो ए है, जो ए है ये दोस्तों पिता हो जाएगा। ये जो ए है, ये जो ए है ये पिता है किसका, पीछे वाले बी का, याद रखेंगे। अब उसने बोला एंड, एंड का मतलब क्या है, आगे वाला पीछे वाले का पति है, यानी आगे वाला जो बी है ये पति हो जाएगा किसका, पीछे वाले सी का, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये पत्नी हो जाएगी। अब हैशटैग, हैशटैग का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की बहन है, यानी कि ये जो सी है, ये जो सी है ये बहन किसकी है, डी की, याद रखेंगे। अभी डी का कोई जेंडर नहीं है। अब एट द रेट का मतलब, एट द रेट का मतलब देखा था मैंने, आगे वाली जो है वो पीछे वाले की पुत्री है, तो आगे वाली जो है वो किसकी पुत्री है, पीछे वाले ई की पुत्री है। अभी हमें ई का कोई जेंडर पता नहीं है, ठीक है, इतनी ही कंडीशन दी गई है। अब दोस्तों प्रश्न में पूछा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, जो बी है ई से लगा है ई के साथ, तो ई क्या बोलेगा, अगर ये महिला हुई तो भी बोलेगी, अगर पुरुष हुआ तो बोलेगा, क्या बोलेगा, मेरी पुत्री, और मेरी पुत्री का जो पति होता है साथियों, जो पुत्री का पति होता है, एक मिनट, जो पुत्री का पति होता है वो क्या होता है, वो तो दामाद जी होते हैं। बोलो भाई, पुत्री के पति दामाद जी होते हैं, तो दामाद जी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न आपका गणितीय समीकरण से है, बोला दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को एक लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक हमेशा याद रखना है, आपको डिवाइड को एक ऐसे स्थान पर रखना है जहां से वो पूरी तरह सेटिस्फाइड कर जाए, ठीक है। डिवाइड को एक ऐसे स्थान पर रखना है जहां पे वो पूरी तरह सेटिस्फाइड कर जाए। तो क्या ये डिवाइड सही रखा है, क्या 3 में 5 का भाग जाएगा, नहीं, तो हमें भाग को बदलना है। भाग को बदलना है तो हम गुणा वाले अभी ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम लेते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप कहो तो तीसरा ले लूँ, हो सकता है दूसरा ही सही हो, भाई मैंने चेक नहीं किया है, पता चले आप कहने लगो सीधा सर ने दूसरा ले लिया, उनको पता था, मुझे अभी कुछ नहीं पता है। देखो अगर हम प्लस को भाग से बदलते हैं तो हमारे पास पहले 225 है, प्लस के स्थान पर मुझे भाग लगाना है, आपका क्या लिखना है 5, गुणा को मुझे गुणा रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, 3 लिखेंगे, जहाँ पे भाग था वहाँ पे प्लस लिखना है, 5 लिखेंगे, और आगे माइनस को माइनस रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बराबर में हमारे पास 133 है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगर अब यहाँ से आप लोग देखोगे तो 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो गुणा यहाँ पे 3 है और प्लस का यहाँ पे 5 है, माइनस का 7 है। अब 45 दिया होता है 135, कितना होता है प्यारे दोस्त, 45 दिया होता है 135, और यहाँ पे जुड़ेगा 5 और घटेगा 7, मतलब 135 में 5 जुड़ेगा 140, और 140 में 7 जुड़ेगा तो घटेगा, सॉरी दोस्तों, 140 में 7 घटेगा तो 133, यानी 133 बराबर 133, ये इसे कहते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हमारा आ गया भाई, ये कौन से विकल्प से आया है, ये दूसरे नंबर विकल्प से आया है, जब ने प्लस को भाग से बदला है। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो इसी प्रकार से करने हैं। मैंने बताया था, मैंने इसको वाकई में चेक नहीं किया था भाई, मैंने ऐसे ऑप्शन चुने
जो आपके डिवाइड को प्रेफर करते थे। तो डिवाइड में पहला ऑप्शन क्या था, प्लस को भाग से बदलना है, तो हमने कहा बदल देते हैं। तो जब हमने बदला तो इसमें लगाया हमने बोर्ड मास। बोर्ड मास आप सभी को पता ही होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यार ये तो पता होना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ये तो हर बच्चा जानता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी का प्रयोग करके हमेशा आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला गया निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग अक्षर समूह को चुनिए। तो दोस्तों गौर से देखो, एन के साथ स्थानीय मान से देखते हैं, एन 14 पर, पी 16 पर, आर 18 पर। साथियों देखते जाना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये 2 पर होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है। आगे देखोगे 8 होता है दोस्तों, 10 होता है, और इसके बाद में देखोगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एस को देखिए, एस 19 पर होता है, एस 19 पर होता है, यू 21 पर होता है, और ये 22 पर होता है। भाई ये तो प्रश्न मुझे लगता है मैंने आपको करवाया है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ये जरूर करवाया है। देखो इसका विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, यहाँ पे 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, 2 2 4 2 6, 8 2 10 2 12, 19 2 21 2 23 होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 22। तो इस प्रकार से ये क्या है, विषम है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 विषम है, अलग है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, एक अक्षरों का क्रम संयोजन दे रखा है, और इसमें हमें कुछ लेटर फुलफिल करने हैं जिससे हमारा ये उत्तर सही आ जाए। कुछ लेटर मिसिंग है, इसके हमें कंप्लीट करने हैं। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, गौर से आपको समझना है प्रश्न को। प्रश्न में बोला है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर यह श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए सी दिया है, डैश है, इसके बाद में बी एन दिया है, फिर डैश है, एक और डैश है, फिर वी है, फिर डबल डैश है, उसके बाद में एच सी है, एच सी के बाद फिर डैश है, इसके बाद में बी है, फिर डैश है, और लास्ट में एच है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप श्रृंखला में दिए गए अक्षरों को गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने लेटर हैं। तो आप प्यारे साथियों यहाँ पे बोलोगे 15। क्या बोलोगे सर, 15 लेटर हैं। तो 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 3 में, या फिर 3 गुणा 5 में। तो हम प्रेफर करते हैं बड़े वाले को। सबसे पहले आप बड़ा भरिए, 5 5 के तोड़िए, 5 5 के तोड़ोगे तो 5 यहाँ से आ जाएंगे और 5 यहाँ से आ जाएंगे। अब आप साथियों देखो, अब इसको आप लोग गौर से देखो, लास्ट में यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो हम पहले वाले में लास्ट में भी एच भर देते हैं। हमने एच भर दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पे वी है, तो दोस्तों इसमें वी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब सी के बाद में क्या होगा, बी वी, सी बी बी और एन एच, सी बी बी एन एच। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो ये हमारी श्रृंखला कुछ पूर्ण हुई है। उनमें से हमने कुछ लेटर आपके सामने फुलफिल किए हुए हैं। जैसे हमने वी को फिल किया है, एच किया है, एच के बाद में सी किया है, उसके बाद में बी किया है, फिर एन किया है। मतलब वी एच से शुरुआत होनी चाहिए। वी एच हमने फिल किया है, तो ये वाला तो गलत हो गया, एच बी कह रहा है। उसके बाद सी बी होना चाहिए, सी बी। वी एच से शुरू होगा, ये भी गलत हो जाएगा। वी एच सी बी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, और सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, याद रखेंगे। और यहाँ पे लास्ट में हमारा वी एन भी आ जाएगा। ये संयोजन अगर हम इस श्रृंखला में फिट रख देते हैं तो श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न आप ही को बताना है। ऐसे प्रश्न तो मैंने कई करवाए हैं, और इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। कहा गया कि निश्चित कोड भाषा में अगर मैंगो को ये लिखा जाता है, ग्रेट को ये लिखा जाता है, तो ग्रीन का कोड क्या होगा। जल्दी से बता दो, इन्हीं में से छांट के भरने हैं। बताओ क्या भर पाओगे आप लोग, जल्दी से बताओ। देखो मैं बताता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, गौर समझो। मैंगो यहाँ पर लिख लो MANGO। ठीक है, ऐसे आपको परीक्षा में नहीं करने हैं। उसके बाद में क्या है, ग्रेट, GREAT, ये ग्रेट हो गया। ठीक है, इसके बाद में कोड किसका बताना है, ग्रीन का, GREE और N। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे ई के सामने क्या लिखा है, ग्रेट में ई के सामने 6 लिखा है। क्या लिखा है, 6। तो ये जो ई आए हैं इनके स्थान पर डबल 6 होने चाहिए, सेकंड लास्ट में डबल 6 होने चाहिए। तो एक ये है, ये वाला गलत हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या है, एन के सामने क्या था, एन के सामने था हमारे पास 4। एन के सामने 4 है, तो लास्ट में 4 होना चाहिए प्यारे दोस्त, लास्ट में 4 होना चाहिए। तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आपका इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। इसका कोड था 93425। कितना था, 93425। ठीक है, 93425 ये हो गया। और इसका क्या था, इसका था 28663। कितना था, सॉरी 28631। 28, ठीक है याद रखेंगे, 28631 ये था।
अब ग्रेट में जी के सामने क्या है 2 है, तो हम 2 से शुरू करेंगे, और इसमें आर के सामने क्या है 28 यानी 8 है। तो इस तरह से हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया गया है, ये रैंकिंग से संबंधित है, सॉरी क्रम व्यवस्था से है। 5 दोस्त हैं, एक स्कूल में शीर्ष रैंक धारक हैं, यानी 5 दोस्त एक स्कूल में शीर्ष रैंक धारक हैं, और इनमें से आपको इनको रैंकिंग के ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो मेरी बात को समझना, उसने कहा एच का जो रैंक है वो के ठीक ऊपर है, तो एच की जो रैंक है, इस एच की जो रैंक है किसके ऊपर है? के ऊपर है। बोलो किसके ऊपर है? के ऊपर है, लेकिन एल के ठीक नीचे है। तो यही एच एल के तो नीचे है, लेकिन वो किसके ऊपर है? के ऊपर है। प्रश्न में बोला है आई शीर्ष रैंक पर है। जो आई है, जो आई नाम का बंदा है वो सबसे ऊपर है, आई नाम का बंदा सबसे ऊपर है। और आगे बोला गया है जे सबसे नीचे नहीं है। कौन? जो जे है वो सबसे नीचे नहीं है मेरे दोस्त, जे सबसे नीचे नहीं है, तो इसके लिए एक स्पॉट बच रहा है। अगर ये सबसे नीचे नहीं है तो सबसे नीचे कौन? आप बताओ। एच आई जे के एल, एच आई जे के एल। कितने लोग थे? 5 लोग थे। क्या 5 हो गए? बोलो। आई सबसे ऊपर है, जे लास्ट में है नहीं, तो एल एच के इस प्रकार से बन गया। उसने पूछा उनमें से सबसे निचले रैंक पर, निचले रैंक पर कौन सा भैया है? आप कहोगे के नाम का भैया। के नाम का भैया जो है वो सबसे निचले रैंक पर है, याद रखेंगे। ये आपका सही उत्तर है दोस्त, ये आपका सही उत्तर है। एक लाइन बोली थी जे सबसे निचले रैंक पर नहीं है, तो हमें मजबूरन इसको इनके बीच में रखना पड़ा। ठीक है, हो सकता है वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला था कि जो एल के ठीक नीचे है, जो एल के ठीक नीचे है वो कौन है? वो एच है। तो एल के ठीक नीचे एच है, तो स्थान यही बच रहा है हमारा, इसके सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसको भी बहुत शॉर्ट करेंगे, बहुत शॉर्ट करेंगे। पहले लेटर छोड़ दो, एपी 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 एपी, उसके बाद में एपी, यहाँ भी एपी। अब देखो पहले वाले में ये पी कितने पर आता है? 16 पर आता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये कितने पर? 16 पर आता है। ये पी भी 16 पर आता है, और यहाँ का जो ओ है, यहाँ का ओ है, ये 15 पर आता है, और ये ओ हमारा 15 पर आता है, और ये पी भी हमारा 16 पर आता है। मतलब 15 से कौन शुरू कर रहा है? 3 या तो 4, या तो 3 वाला ऑप्शन सही होगा या तो 4 वाला होगा। तो 1 नंबर और 4 नंबर गलत कर दो। अब दोस्तों इसके बाद अगला चेक करते हैं। अगला चेक करोगे तो एस आता है प्यारे दोस्त 19 पर, और एल आता है ये 12 पर। तो मतलब 4 से शुरुआत होगी, दूसरे नंबर पर 3 होगा। 4 से शुरुआत होगी, दूसरे नंबर पर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमें कोई डिग्री होल्डर नहीं बनना, टीचर नहीं बनना, आपको केवल एग्जाम निकालना है। पहला दूसरा कौन आएगा बस इतना देख लो, पीछे आपका आंसर आ जाता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस प्रश्न को समझिए। इसको भी मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। कहा गया है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उस पैटर्न को चुने जो ये दिया गया है के सामने फलक पर होगा। यानी कि ये एक ऐसी आकृति है आप लोगों के सामने, इस आकृति के सामने फलक यानी विपरीत कौन होगा, इस आकृति का विपरीत बताना है। और आपको इन 3 फलकों में से पहले ये ढूंढो कि वो आकृति है कहाँ। तो आप कहोगे सर ये जो आकृति है, एक तो ये दिख रही है और दूसरी हमें ये दिख रही है। अब मेरी बात को समझना, आप लोग मेरी बात को समझना। ठीक है, मैंने आपको कई बार, हजारों बार बताया है, जब भी विपरीत का लॉजिक पूछेगा, सामने फलक पर पूछेगा, तो उसके साथ वाली जो आकृति होगी वो कभी नहीं आएंगी मेरे दोस्त। जो साथ वाली आकृति होंगी वो कभी भी नहीं आएंगी, नेवर नेवर नहीं आएंगी, याद रखेंगे। तो मैंने कहा इसके साथ में कौन दिख रहा है, इसके साथ में क्या ये जी दिख रहा है उल्टा, क्या ये आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा, तो जी है नहीं। क्या ये आएगा साथ में दिखने वाला? गौर से समझो, क्या ये साथ में दिखने वाला आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा, एक ऑप्शन गलत। क्या ये साथ में दिखने वाला ओ आएगा? नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत। क्या ये साथ में दिखने वाला त्रिभुज आएगा? ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब बोलो भाई, अब आप क्या कहोगे कि केवल और केवल आपका जो स्टार दिया है, केवल और केवल जो स्टार दिया है वो इस आकृति के अपोजिट होगा। इस बात को याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर आपको बेसिक करना है तो वो भी बहुत सरल है, वो भी बहुत सरल है। कैसे है देखो, मैंने कहा अगर मुझे इसका अपोजिट निकालना है तो देखो ये 2 आकृतियां जो हैं, ये 2 आकृतियां ये इसमें कॉमन मिल रही हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये स्टार हो जाएगा, ये बेसिक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगले प्रश्न में बोला गया है उस आरेख का चयन करें। दोस्तों क्या बोला है? उस आरेख का चयन करें जो उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी डॉक्टर है, पिता है और माता है। तो मुझे एक बात बताना, मैं सबसे पहले आपके डॉक्टर को बना देता हूँ। किसको बना देता हूँ? मेरे भाई डॉक्टर को बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने डॉक्टर बनाया, तो मुझे बताओ क्या
फादर लोग डॉक्टर होते हैं, आप कहोगे हाँ मतलब डॉक्टर क्या पिता होते हैं, आप कहोगे बिल्कुल होते हैं, जो पिता होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। मुझे बताओ क्या डॉक्टर महिलाएं होती हैं, आप कहोगे हाँ सर डॉक्टर महिलाएं भी तो होती हैं। बोलो मेरे दोस्त डॉक्टर महिलाएं भी तो होती हैं, तो यहाँ पे माताएं हो जाएंगी। बोलो क्या हो जाएंगी, माताएं। तो अब मुझे एक बात बताना है, माता पिता का संबंध होता है, नहीं होता है। तो दोस्त अगर नहीं होता है तो 3 क्रॉस करते हुए पैटर्न आप में मिलने चाहिए। कहाँ पे मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में बताना है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको एक एक करके ट्राइंगल काउंट करवा देता हूँ, एक एक करके ट्राइंगल काउंट करवा देता हूँ। समय बिल्कुल भी नहीं है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, उसके बाद में 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, प्यारे दोस्तों यहाँ पे 14। कितने मिल जाएंगे, आप कहोगे सर 14 मिल जाएंगे। तो क्या हम ऑप्शन नंबर 2 लगा दें, नहीं भाई अभी और हैं, अभी आपको गिनने हैं और हैं। कौन कौन से हैं गिनते जाओ मेरे दोस्त, गिनते जाओ मेरे साथ में। एक ये रहा, एक ये रहा तो 15, एक ये रहा तो आप क्या बोलोगे 16, ठीक है। देखो ये हमारा कौन से नंबर का था 15, ये प्यारे दोस्तों कौन से नंबर का था 16। अभी मैं आपको इतने सारे ट्राइंगल काउंट करा दूंगा, आप देखते जाइए। देखो एक इसके बाद हमारा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इसको हम नाम देंगे 17 नंबर। और दोस्तों ऐसा ही एक हमारा यहाँ से आएगा, इसको हम नाम देंगे 18 नंबर। कितना, 18 नंबर। और दोस्तों ऐसा ही देखो यहाँ से देखते जाओ, यहाँ से ये वाला एक आएगा तो इसको हम क्या नाम देंगे 19 नंबर। और आपको पता है कि 19 से बड़ा कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, 19 से बड़ा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 19 हमारा प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। 19 क्या हो जाएगा दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में बोला गया है जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार XY पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। बताइए इस संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब। तो मैं आपको बताऊंगा दर्पण के नज़दीक वस्तु हमेशा नज़दीक होती है, दर्पण के नज़दीक वाली हमेशा कैसी होती है, नज़दीक होती है। तो ये उल्टी क्यों है, ये उल्टी क्यों है दर्पण प्रतिबिंब में। इसके बाद में जो 7 दिख रहा है, जो 7 दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बोलो 7 मेरे भाई ऐसा दिखेगा ना, आप कहोगे हाँ सर 7 बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद में सॉरी देखो ये वाला जो 7 है ये उल्टा हो गया, ये 7 उल्टा हो गया, इसको छोड़ दो। इसके बाद हमारा 3 ऐसा दिख जाएगा। इसके बाद में जो एस होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एस हमारे पास जो होगा वो इस प्रकार से दिखेगा। ये एस सीधा दिख रहा है तो ये गलत है। अब ये गलत है तो ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में आओ प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। ये एक MN नाम की रेखा है, इस आकृति का हमें प्रतिबिंब बताना है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो एक सीधी लाइन होनी चाहिए दोस्त, उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये आकृतियाँ होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। अब देखो इसके अंदर 2 छोटू छोटू ये भी होनी चाहिए, ठीक है, 2 छोटू छोटू ये भी होनी चाहिए। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब है तो ऊपर वाली जो आकृति है, ऊपर वाली जो आकृति है वो यहाँ से क्या बोलेगी, या ये वाली कहेगी कि हम डार्क हैं, ये कहेगी ऊपर वाली डार्क है, तो ऊपर वाली डार्क यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिशा चेंज हो गई है, गलत है। यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी गलत है। तो आप क्या कहोगे, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। अब इसी के साथ अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न आपका एक फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए, ये एक शानदार सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त जल्दी से उत्तर बताइएगा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बोला है उस आकृति का चयन करें। क्या बोला है दोस्त, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। यानी देखिए ये जो बी है उल्टा बना है, ये डी है उल्टा बना है, ये एफ सीधा बना है, ये जो ई है ये उल्टा बना है। तो आप क्या बोलोगे, जो सीधा बना है, जो सीधा बना है वो तो सही है, ये उल्टा बना है गलत है, ये भी उल्टा बना है गलत है, ये भी उल्टा बना है गलत है। तो अब बोला जो शेष से अलग है, 3 गलत हैं 1 सही है, अर्थात शेष से जो अलग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में आओ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया है स्विच शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो गौर से देखिए SWI, उसके बाद में TCH, ये रहा TCH। अब इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आएगा C, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा दोस्त H,
इसके बाद में क्या आएगा, आएगा आई, इसके बाद में क्या आएगा एस, एस के बाद में क्या आएगा टी, टी के बाद में आएगा डब्ल्यू। तो हमने लगा दिया इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो आप अगर इसको गौर से देखें प्यारे दोस्तों, पता चलेगा सी का एस से बदला, डब्ल्यू का किससे बदला, एच से, लेकिन आई का कोई भी स्थान नहीं बदला। उसके बाद टी का बदला एस से, यहाँ पर टी का बदला सी से, यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे एच का बदला डब्ल्यू से। तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक ऐसा लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है। वो कौन सा लेटर है, वो लेटर है आई। आई अपने स्थान पर अडिग है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसने पूछा था स्विच को वर्णमाला क्रम में लगाएं तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो वो एकमात्र ऐसा अक्षर आई है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसको समझना है दोस्तों, इसको आप लोगों को समझना है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब मेरी बात समझना दोस्त, अब आप लोग मेरी बात समझना। यहाँ से सबसे पहले ये सर्कल तो कंप्लीट होगा, बोलो ये सर्कल तो कंप्लीट होगा दोस्त, ये सर्कल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये आकृति इस प्रकार से है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये भी हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए। बोलो ये भी हमारी, एक मिनट ये सही नहीं बन पाई, इसको देखो ये भी हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए। और इसके बाद में साथ में इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। गौर से समझते जाना है। साथ में ये इस तरह से आ जाएगी, साथ में ये इस तरह से आ जाएगी। अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीज़ें सामने आएंगी। ये चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, ये आपके सामने आएंगी। लेकिन ये तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी इसको देख लो एक बार, इतनी ही आकृति से आपको पता चल जाएगा, इतनी वाली से। तो ये आकृति हमें यहाँ पे दिख रही है, बोलो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख नहीं रही है, यहाँ पे दूर की तरफ है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में कौन सा वाला बनेगा विकल्प, कौन सा वाला बनेगा, देखो गौर से समझो, गौर से समझते जाना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ से ये ऐसी आएगी, इसके बाद में ये ऐसा आएगा, और ये ऐसा आएगा, और यहाँ पे ये इस प्रकार से आएगा, यहाँ से ये इस प्रकार से आएगा, और अंत वाला ऐसा आएगा। यानी कि इस तरफ झुका होना चाहिए, थोड़ी सी आकृति उस तरफ झुकी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे। और इसके बाद में ये एक एरिया छूट भी तो रहा है। बोलो दोस्त, ये जो एरिया है, ये एरिया छूट भी तो रहा है, क्योंकि देखो इसका कॉर्नर भी छूटा है, इसका कॉर्नर भी छूटा है, यहाँ पे भी छूटा है, तो अगली बार में यहाँ भी छूटना चाहिए। तो यहाँ पे जो छूटेगा वो ये हो जाएगा। इसमें कोई एरिया छूटा नहीं है, तो गलत है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम वैलिड तरीके से सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में आ जाओ दोस्तों। इसमें बोला गया निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित आकृति ज्ञात कीजिए। क्या करना है, छिपी हुई आकृति ज्ञात करनी है, बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका। प्यारे दोस्तों एकदम सही जवाब बताओ, कैसी आकृति है। तो आप कहोगे देखो प्यारे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आकृति है। क्या ऐसी आकृति हमें कहीं पे मिलेगी, बताओ। क्या इस प्रकार से कोई आकृति हमें कहीं पे मिलेगी, किस में देख लें, बताओ प्यारे दोस्तों, किस में देख लें। यहाँ से देख सकते हैं क्या यहाँ से देख सकते हैं। हाँ मिल जाएगी दोस्त, यहाँ से मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में। बताओ तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस में मिली है, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसी ही एज इट इज आकृति तो मिली है दोस्त, आप कहोगे हाँ। तो इसके अलावा और क्या मिल सकती है, इसमें तो मिलेगी नहीं। यहाँ पे कहीं मिल सकती है, नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं मिलेगी। अब जब ऑप्शन नंबर बी में मिल गई है तो क्या इसके बाद मिलेगी कहीं। देखो ऐसी ही आकृति मुझे लग रहा है इसमें भी है दोस्त, यहाँ भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। गौर से देखो, ये ऑप्शन नंबर डी में भी है दोस्त। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब क्या बोलोगे, अब बताओ दोस्त, अब क्या बोलोगे। यहाँ भी तो है ये आकृति, यहाँ भी तो है ये आकृति, जल्दी से बताओ। तो ये ऑप्शन नंबर डी में भी है। तो प्रश्न का आंसर क्या लगा दें, डी और बी बोथ, यानी ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी भी सही उत्तर है और ऑप्शन नंबर हमारा डी भी सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये किससे है, ये आपका गणितीय समीकरण से है। बोला है हैशटैग का अर्थ माइनस है। तो हैशटैग का अर्थ क्या है, माइनस है। इसके अरे सीधा इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखने का समय नहीं है। सीधा उसने बोला है 15, @ का जो मतलब बोला गया है वो गुणा है, लिख दो। डिवाइड का जो मतलब बोला है उसको लिख दो, प्लस है। इसके बाद 900 लिखा है। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब डिवाइड है, डिवाइड लिख दो। यहाँ पे 30 है। हैशटैग का मतलब क्या है, माइनस है, तो 10 लिख दो। बस इसको सॉल्व कर लो। इसमें लगा लो प्यारे दोस्तों बोर्ड मास, अभी बताया था बोर्ड मास, याद है आपको कि भूल गए। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, जल्दी से लगाओ दोस्त, जल्दी से लगाओगे तो ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, डिवाइड से शुरू होगा यानी कटेगा।
कटेगा तो स्क्वायर है, मतलब 30 बार में ही कट जाएगा। 30 का 30 गुना होता है 900। 15 दूनी 30 यहाँ से आ जाएगा, 15 दूनी 30 यहाँ से आ जाएगा और माइनस का 10 यहाँ पे, 30 30 60 माइनस का प्यारे दोस्तों 10। प्रश्न का उत्तर होगा 50। क्या होगा मेरे भाई? प्रश्न का उत्तर होगा 50। 50 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसको आप टिक लगा दोगे। ऑप्शन नंबर 3 को टिक लगा दोगे, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आओ दोस्तों। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको सीधा सा लॉजिक बता देता हूँ दोस्त। आपको देखना है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। अगर इन दोनों लेटर के बीच का अंतर देखते हो तो 6 है। कितना है? 6 है। इस 6 का कर देना है पावर 3। क्या कर देना है? ये जो 6 है इसका पावर 3 कर देना है। 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब 216 होता है, अंदर दे दिया गया है। ठीक है, अंदर आपको दे दिया है। यहाँ पे देखो इनके बीच का जो अंतर है, इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है? आप कहोगे सर 14 है। अब जब 14 की पावर 3 करोगे, 14 का क्यूब होता है 2744। कितना होता है दोस्त? 14 का क्यूब होता है 2744, जो कि दिया गया है। अब इसी प्रकार से यही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। क्या ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है? 9 और 2 का अंतर है 7। 9 और 2 का अंतर 7 है। क्यूब करोगे प्यारे दोस्तों 343 आएगा, 343 आएगा। देखो दिया गया है यहाँ 2744, वहाँ 343। अब बस आपका लास्ट लॉजिक रह गया है मेरे दोस्त, लास्ट लॉजिक रह गया है। मतलब 12 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? तो आप बोलोगे 22 है। 22 में से 10 जाएगा, 12 बचेगा। 12 की पावर 3 करोगे तो प्रश्न का उत्तर होगा 1728। मेरे दोस्त क्या होगा? 1728 होगा, याद रखेंगे। 1728 इसका सही उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 12 का क्यूब 1728 होता है। आप देख लेना 144 में गुणा 12 का करके। 12 चौके 48, 12 चौके 48, 5 53, सॉरी 48 4 52, 12 एकम 12 5 17। ठीक है, याद रखेंगे 1728 होता है 12 का क्यूब। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न में बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें। यहाँ भी वेन आरेख है। बोला उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आकाश गंगा है दोस्तों, पृथ्वी है और चंद्रमा है। तो आपको पता है हमारी मिल्की वे के बारे में, आकाश गंगा के बारे में। तो आप क्या कहोगे? सर आकाश गंगा तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। सबसे बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो आकाश गंगा को रिप्रेजेंट करेगा। आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह सब कुछ है। तो आप कहोगे आकाश गंगा का ही एक छोटा सा पार्ट हमारी अर्थ है, यानी पृथ्वी है, और एक छोटा सा पार्ट इसका मून है, यानी चंद्रमा है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। ये भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब दोस्तों हमारी मानसिक अभिरुचि शुरू हो रही है। क्या हो रही है? मानसिक अभिरुचि। तो दोस्तों इसमें बोला गया है मानसिक अभिरुचि ने पुलिस प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। प्यारे दोस्तों क्या बोला है? पुलिस प्रणाली के संबंध में गलत कथन कौन सा है ये बताना है। तो कह रहा है पुलिस के कार्य प्राय निरोधात्मक और नियमित प्राकृतिक होते हैं। बताओ क्या पुलिस के कार्य प्राय निरोधात्मक और नियामक प्रकृति के होते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, एकदम सही है, ये तो गलत है ही नहीं। पुलिस कैसा कार्य करती है? स्ट्रिक्ट कार्य करती है, याद रखेंगे। बोला है पुलिस अनिवार्यता एक सार्वजनिक सेवा नहीं है। बोलो क्या पुलिस अनिवार्यता एक सार्वजनिक सेवा नहीं है? आगे बोला पुलिस के अधिकारों और कार्यों को कानून तथा प्रक्रिया द्वारा प्रभावित किया गया है। बिल्कुल सही है, कानून प्रक्रिया इनके लिए दी गई, इनके क्या अधिकार हैं। आगे बोला यह इकलौती सबसे बड़ी एजेंसी है जिसके पास लोगों के साथ संपर्क का सबसे व्यापक अवसर है। क्या पुलिस एक ऐसी बड़ी एजेंसी है जिसके पास लोगों के साथ सीधे संपर्क का व्यापक अवसर है? तो आप कहोगे हाँ भाई, पुलिस तो सीधा हैंड टू हैंड कांटेक्ट कर लेती है, नहीं करती है तो सीधा उठा लेती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। पुलिस कह रहा है कि सार्वजनिक सेवा नहीं है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस तो एक सार्वजनिक सेवा है भैया, ये तो सभी को पता है। हम सेवा करने के लिए तो भर्ती होते हैं, सेवा करते हैं तो हमें धन अर्जन होता है, धन अर्जन होता है तो हमारे बढ़िया पैसा हो जाता है, इसके बाद रेपुटेशन बन जाती है समाज में। ठीक है, तो याद रखेंगे पुलिस एक अनिवार्यता समाज सेवा है, ये नहीं वाला गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किन नियमन क्या बोला है? उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किन से नियंत्रित होती है? अच्छा, पुलिस की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो किस किस से नियंत्रित होती है, उसका कहने का मतलब ये है। तो एक बात बताओ, क्या पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में कुछ योगदान करता है? आप कहोगे सर पुलिस अधिनियम कल ही पढ़ा था कि 1861 में कहा गया था कि पूरे देश में हम पुलिस व्यवस्था बनाएंगे जो विद्रोह हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो उत्तर प्रदेश भी देश में ही आता है, तो 1861 के अधिनियम से बिल्कुल प्रभावित है, नियंत्रित है। अब बोला है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन अधिनियम, तो क्या इससे भी है? हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो उत्तर प्रदेश का एक विनियमन अधिनियम अलग होगा। अब बोला दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो ये भी हो जाएगा, ये तो पूरे देश में लागू हुई थी।
ठीक है, तो सभी के लिए हो जाएगी, तो आप बोलोगे उपरोक्त सभी। क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों? उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है विधि का शासन सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। विधि के शासन सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। इसमें आपको नहीं और हाँ का बहुत ज़्यादा अंतर देखना है, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे में प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। नहीं, प्रश्न को पूरा पढ़ना है कि विधि के शासन के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। क्या विधि के शासन में पारदर्शी न्याय की व्यवस्था है? आप कहोगे बिल्कुल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है दोस्त, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हाँ विधि के शासन में ये भी है। सैन्य से कह रहा शक्तिशाली सैन्य बल है या सजग पुलिस बल है? तो विधि के शासन में शक्तिशाली सैन्य बल मतलब आर्मी का रूल बिल्कुल नहीं है। सजग पुलिस बल है, हाँ बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में आओ दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है राज्य के लिए पुलिस की उपयोगिता और उसकी सार्थकता सिद्ध करने हेतु दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प की प्रासंगिकता सर्वाधिक कम है। यानी राज्य के लिए पुलिस की उपयोगिता, उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प की प्रासंगिकता सबसे कम है। तो दोस्तों क्या निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन पुलिस की उपयोगिता की सार्थकता सिद्ध करने के लिए सही है? आपको भी बिल्कुल है। अनुशासन का उच्च स्तर बिल्कुल सही है। वैध निर्देशों का पालन बिल्कुल सही है। अपने मन की आवाज का अनुपालन, भाई पुलिस में आप ये नहीं कर सकते हो। मन की आवाज का अनुपालन करोगे? बताओ, मन की आवाज का अनुपालन करने लगे तो आप उस लड़की जैसे थप्पड़ जड़ दोगे कंगना को। ये बिल्कुल नहीं करना है, याद रखेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। सबसे कम प्रासंगिकता किसकी है? तो मन का अनुपालन आप नहीं कर सकते हैं यदि आप पुलिस में हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। तो दोस्तों अब आपके सामने आज का गृह कार्य प्रश्न है। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न हमने आज गृह कार्य में शामिल किया है। उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक समीकरण दे रखा है, गौर से देख लो प्यारे दोस्तों, समीकरण को देख लो। ये समीकरण दे रखा है, इसके बीच में एक बराबर का निशान लगा है। आपको बताना है कि इन चिन्हों में से कौन सा हम परिवर्तित कर दें ताकि हमारा सही उत्तर आ जाए। आप लोग इसका उम्मीद है उत्तर जरूर देंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये 30 नंबर का होमवर्क है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। और एक बार फिर से भारत को रजत पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अपने चैनल पर जो भी साथी देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट मिलता रहे। मैंने अभी बिल्कुल भी लाइक करने को नहीं कहा है, जब से क्लास शुरू हुई है लाइक करने को नहीं कहा, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है। तो भाई अब लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।